सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थियों के लिए आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन। आरपीसी ग्रेड फेस्ट का पेपर होने के बाद आप लोगों के बार बार दिमाग में आ रहा था कि सर हम इन पेपरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है आरपीसी का आगामी पैटर्न क्या रहेगा, हम कैसा माने पेपरों को और हम अपनी तैयारी में क्या बदलाव लेके आए। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है। मैं ग्रेड फर्स्ट के बच्चों से इन दिनों मैंने बहुत बातचीत की और मैं ऐसे बच्चों से मैंने बातचीत की जो सच में टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबरों पे आते थे और जिनको देख के लगता था कि उन्होंने सब चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं और उनके फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं आ रहे। जब मैंने पूछा कि पेपर का लेवल कैसा था, उन्होंने कहा कि सर पेपर कोई हार्ड नहीं था, बट ऐसी चीज़ें गलत हो गई जो बहुत बार पढ़ रखी थी और ऐसा लग रहा था कि पढ़ रखी है लेकिन हम नहीं कर पाए, एग्जाम हॉल में मैनेज नहीं कर पाए और ऐसी माइनर मिस्टेक करके आए हर पर्सन में कि मतलब 15-15% नेगेटिव मार्किंग, 15 से 20% नेगेटिव मार्किंग में जाने से और जिंदगी का एक बेशकीमती अवसर हमारे हाथ से छिन गया। कहने को मैं इस अवसर के बारे में कह सकता हूं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं था और ये हमारी एक साइकोलॉजिकल भी है कि जब आदमी का खराब पेपर हो जाता है हम उसको मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि के लिए कह देते हैं किस्मत में नहीं था, कोई बात नहीं, ग्रेड सेकंड करो। लेकिन यदि आप सही तरीके से तार्किक विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार पेपर में मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की जो वास्तव में मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और वो जब आप एक प्रैक्टिस करते हो, पूरे पेपर का एनालिसिस करते हो, तो आपको पता चलता है कि सच में मतलब वो चीजें मैंने की हैं जो मैं मतलब खुद पे गुस्सा आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैंने बातचीत की, स्पेशली जो बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में थे उन बच्चों से अमूमन मैं बातचीत करता हूँ, एक रिव्यू जानने के लिए भी और एक इनके साथ एक पॉजिटिव कि वो सच में लायक थे बट नहीं बन पाए। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट चलता है इंटरनल लॉक्स ऑफ कंट्रोल, मनोविज्ञान की थ्योरी है ये। ये इंटरनल लॉक्स ऑफ कंट्रोल क्या है? ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रहा है कि आज का जो टाइम है, आज साइंस सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया है, संस्कृत का आ गया है। आप आरपीसी के सभी रिजल्टों का एनालिसिस करना, आपको लगभग जो रिजल्ट मिलेगा वो 45 से 55% के बीच में आप सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट सब टीचर के रूप में सिलेक्ट हो रहे हो, मतलब यही सिलेक्ट हो रहे हो आप। जबकि आप 100% पढ़ रहे हो, आप पेपर की परफॉर्मेंस भी आप लगभग इससे भी नीचे करके आ रहे हो, 40% नीचे जा रहे हो। इसका रीजन क्या है? आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको दुनिया भर के यूट्यूबर्स, दुनिया भर के पब्लिशर्स ये कह देंगे हमारी किताब से इतने परसेंट, हमारी किताब से इतने परसेंट। अरे सब जगह से प्रश्न आने के बावजूद आप परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहे? इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल मतलब का है ये है कि हमारा ध्यान हमसे ज्यादा बाहर की ओर है। दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा वो है जो हमेशा देख रहा है कि धीर सिंह सर ने क्या बताया, उन सर ने क्या बताया, नई स्ट्रेटेजी क्या आ गई, नई बुक्स क्या आ गई, मैं क्या बदलाव लेके आऊं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है कि चली गई, ठीक है, उसका स्टेटस इतना दुख भरा क्यों है। एक बच्चा ये है जो बैठा बैठा ये कमरे में सोचता है कि मुझे कहाँ बदलाव लाने की जरूरत है, प्रोडक्टिव बनने की कहाँ जरूरत है, मैं किन चीजों पे सुधार करूं कि नेगेटिव मार्किंग 10% से मेरी नीचे आ जाए। मेरे को करंट में 200 पेज नहीं पढ़ने, मुझे केवल 20 पेज पढ़ने हैं। मैं ग्रेड सेकंड के वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे अधिक स्कोरिंग हैं, उन टॉपिक्स पे मैं मुख्य फोकस करूंगा, बाकी पूरा सिलेबस मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं केवल रिवीजन करूंगा। एक वो बच्चा है। पहले वाला बच्चा केवल इंफॉर्मेशन एकत्रित कर रहा है और दूसरा बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। याद रखना, सिलेक्शन के लिए आईक्यू होना जरूरी नहीं है, सिलेक्शन के लिए जरूरी है ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, आप इस समय का बेहतरीन प्रयोग कैसे कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा रिवाइज कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरनल लॉक्स ऑफ कंट्रोल का मतलब है तुम बाहर से अपना ध्यान हटा दो, अपने ऊपर पूरा ध्यान फोकस कर दो। तुम्हें कोई भर्ती परीक्षा का पेपर तुम्हें हरा नहीं सकता। आप जितने एनालिसिस सुनोगे भाई, सबके क्या विचार हैं, पेपर मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट था, सब टीचरों की एक भाषा है। अरे भाई क्या है मॉडरेट? आप लोग समझ पाए क्या मॉडरेट क्या है? मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल पेपर होता है, वहां हम ऐसी गलतियां कराते हैं जो हमें लगने लग जाता है पता नहीं हार्ड पेपर था। एक बच्चा जो उसको बड़ा नॉर्मल समझ रहा है, एक्चुअली हम चीजों पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पे कि पेपर बहुत हार्ड आ रहे हैं, पेपर बहुत मॉडरेट आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन चीजों से हटिए,
थोड़ा सा पूरा फोकस जो है वो ब्लाइंड फोकस पे आ जाइए। और ब्लाइंड फोकस ये कहता है कि जब मेरे पास समय बचता है, मैं पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा वहीं खर्च कर रहा हूं जो मुझे बड़ा बनाएगी। तो ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थियों के साथ जो मेरा आज का वार्तालाप है, आज का जो संवाद है, यदि आप सच में गंभीर विद्यार्थी हैं और आप नहीं चाहते कि बाद में किस्मत को, या बाद में आप ये कहें कि मैं 10% नहीं करता, 5% नहीं करता, ग्रेड सेकंड और एसआई सेकंड ग्रेड का जो पेपर था, वो आप में से लगभग बच्चों को देखना चाहिए। और वो दोनों पेपर आपको आईना दिखाते हैं कि आरपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है। एसआई में भी हमने देखा कि स्पेशली 1 या 2 मंथ पे करंट को फोकस किया। ग्रेड फर्स्ट में भी हमने ये देखा। ग्रेड फर्स्ट में और एसआई में दोनों में देखना, राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति को स्पेशली इन्होंने हार्ड बना के प्रश्न पूछा है। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे हैं जहां बहुत माइनर मिस्टेक कर रहे हो आप। और वो मिस्टेक क्यों हो रही है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। कंटेंट तो बहुत मोटा मोटा पढ़ रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीजें कि सिरिल बरेट ने किसकी खोज की, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, ये तक प्रश्न अपन एग्जाम में हॉल में जाके गलत कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली रीजन क्या हो गया कि हमारा फोकस बाहर की चीजों पे, ज्यादा सूचना एकत्रित करने में। तो सबसे पहला काम ये करो कि जो सच में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मैं कहता हूं सीमित कंटेंट। आपकी टेबल पे बहुत सारी चीजें बिखरी मत रखो, बहुत कम कंटेंट रखो और कोशिश करो कि उसको बार बार रिवाइज करो। पूरा फर्स्ट पेपर आपने निकाला, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों का आपका बड़ा रोल है, फर्स्ट और सेकंड पेपर का, दोनों का आपको पता है, सिलेबस आपने एनालिसिस कर रखा है। जैसे ही फर्स्ट पेपर में आओगे कि फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न आने वाले हैं, इन 100 प्रश्नों में मुझे ये देखना है कि सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है। अब मैं कहां रिस्क ले सकता हूं, कहां मैं छोड़ सकता हूं। मुझे पता है कि साइकोलॉजी के 20 प्रश्न आएंगे, और साइकोलॉजी के 20 प्रश्न ऐसे हैं जो सबसे कम समय में, और कुछ प्रश्न तो ऐसे अप्लाइड होंगे कि जो मैं बिना पढ़े भी कर सकता हूं। अब यहां आप रिस्क भी लोगे, पूरे भी करके आने, और आपको फोकस भी करना है, क्योंकि यहां यदि आपने थोड़ा भी टाइम दिया ना, नुकसान नहीं होगा। करंट की 250 पेज की किताब पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है, पॉलिटी 500 पेज की किताब पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है सही होगा, लेकिन साइकोलॉजी के 20% आपके जरूर सही होंगे। तो एक चीज दिमाग में फीड करो कि मुझे उस पार्ट को जो हाई स्कोरिंग है और जो कम समय में तैयार किया जा सकता है, वहां मुझे पूरा ध्यान देना है। और इस पे भी मैंने जैसे क्रेश कोर्स में मैंने बताया कि इस पार्ट में से यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको इस प्रकार देखो, यहां भाषा चेंज कर सकता है। तो थोड़ा सा खुद भी आप पुराने पेपर का एनालिसिस करोगे, समझ में आएगा कि मुझे क्या देखना है। ऐसे आप फर्स्ट पेपर में जैसे देखते हैं, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी राजस्थान की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, चाहे इंडिया की हो, ये जो इसके 18 से 20 प्रश्न आपके आ रहे हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बच्चा कवर कर सकता है। क्योंकि यहां आप हार्ड से हार्ड पेपर देख लेना, यहां एग्जामिनर ने उलझाया नहीं है, एकदम सीधी चीजें पूछी हैं, फैक्चुअल चीजें पूछी हैं। तो इस पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते। बाकी जगह प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहां नहीं आएगी, तो मैं इस पार्ट को भी फोकस करूं। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में कितना भी पढ़ लेंगे, कितनी भी मोटी किताबें पढ़ लेंगे, गारंटी नहीं है कि इतिहास कला संस्कृति के 20% आपके सही होंगे, कोई जरूरी नहीं है। जितने भी हार्ड चीजें आ रही हैं वो यहां से आ रही हैं। तो इसमें कोशिश करो कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं कम समय में तैयार कर सकता हूं, कि कला संस्कृति वाला टॉपिक कम समय में तैयार कर सकता हूं, राजस्थान एकीकरण तैयार कर सकता हूं, आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास इन्होंने डाला है वो तैयार कर सकता हूं, और उसमें कोई बहुत हार्ड चीजें नहीं पूछेगा। लेकिन जब राजस्थान के साम्राज्य पढ़ूंगा तो कितना भी पढ़ लूंगा तो भी गारंटी नहीं है। राजस्थान का भाषा साहित्य कितना भी पढ़ लूंगा तो भी गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं कि वैसे कौन से टॉपिक हैं जो हाई स्कोरिंग है और जिनको पढ़ने के बाद गलती की संभावना 0 हो जाती है, मुझे वहां फोकस करना है। इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और वैश्विक पॉलिटी तीनों सिलेबस में। राजस्थान की पॉलिटी को आप कवर कर सकते हैं, और राजस्थान की पॉलिटी में भी जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं वो ढंग से कवर करें, वो कम समय में हो सकते हैं, गलतियां नहीं होगी। पूरी पॉलिटी नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ, इंडिया पॉलिटी में आप छोड़ सकते हो बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि वो बहुत हार्ड है, बहुत बड़ा कंटेंट है, और उस पर क्या भाषा आई कोई नहीं जानता है। तो मुख्य तौर पर शास्त्रीय तौर पर देख लिया, लेकिन जो वैश्विक पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट पेपर में डाला कि इंटरनेशनल वाला, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ विदेश नीति वाला, वो मुश्किल से 5 पेज है भाई, और वहां आप 2 या 3 प्रश्न आगे ना गलत नहीं हो सकते। तो ये दिमाग लगाना है कि यार वहां तो मुझे फोकस करना है, समझ गए। हाँ, हो सकता है इकोनॉमिक्स के जो 5 या 6 प्रश्न आएंगे उसमें आपको टाइम भी बहुत लगे, और पूरे डाटाबेस प्रश्न आते हैं वो याद भी नहीं हो, आपने नहीं पढ़ा, छोड़ सकते हो। करंट जब मैं पढ़ रहा हूं, करंट के 10 प्रश्न आएंगे, और 10 प्रश्न के लिए मैं 200 पेज की किताब नहीं पढ़ूंगा, और 200 पेज की करंट की तुम किताब ले भी आओगे तो तुम उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। अब रिवाइज की स्थिति बताऊं आपको, ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न आया डायमंड अवार्ड वाला, किस कंपनी को दिया गया। मैंने मार्च की सिर्फ मैं बड़ाई बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जितना कम कंटेंट पढ़ोगे उतना याद रहेगा वो।
200 पेज की करंट की किताब आप पढ़ने के बाद आपको याद ही नहीं हो सकती। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अब वो मैंने एक पेज डाला था राजस्थान का, सिर्फ एक या 1.5 पेज, उसमें सिर्फ 5 इंफॉर्मेशन डाली, रजत चौहान, डायमंड अवार्ड, ठीक है, और राजस्थान के जितने विधेयक हैं वो डाले, सिर्फ 1.5 या 2 पेज था। उसमें से 2 प्रश्न आ गए ना, उनको तैयार किया जा सकता है। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि 200 पेज नहीं पढ़ने हैं मुझे। सिलेबस में जब आपके दे रखा कि राजस्थान की प्रमुख बुक्स ऑथर, टोटल 6 या 7 बुक तो राजस्थान की फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की चर्चित हैं, टोटल 5 या 6 बुक। पुरस्कार कितने होंगे? लास्ट 10 पुरस्कार होंगे। स्पोर्ट्स में फोकस किस पे करें? मार्च का ग्रेड फर्स्ट में आया है, एसआई का जब फरवरी जनवरी पूछा था। अब ये मान के चलिए कि ग्रेड सेकंड में करंट आएगा, वो लगभग फोकस कहां मान सकते हैं अपन? अप्रैल पे ज्यादा फोकस होगा। हो सकता है मई भी आ जाए, मार्च भी आ जाए, फरवरी भी आ जाए, लेकिन अप्रैल का राजस्थान का करंट बहुत गजब तरीके से तैयार किया। और स्पेशली कौन से गेम्स से रिलेवेंट पर्सन पूछेगा वहां पे? ट्राइबल गेम्स में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा, प्लस रजत चौहान ने जो पुरस्कार दिए गए वो तो है ही है। तो एक फोकस करो कि मुझे सिर्फ इतना कंटेंट पढ़ना है और इसी को बार बार रिवाइज करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैंने एक बीकानेर का अभियान के बारे में एक लिखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं भी आ सकता, बड़ा चर्चित अभियान रहा है, ग्रेड सेकंड के हिसाब से बता रहा हूं। तो ऐसी जो चीजें हैं, राजस्थान के मार्च में जितने विधेयक, राजस्थान की जितनी पॉलिसी, जो जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में जो भी है, स्पेशली मार्च और अप्रैल में जो भी नए विधेयक और नई अभियान और नई पॉलिसियां, अब पॉलिसियों पे लगातार प्रश्न आ रहा है। इतना गजब तरीके से तैयार करके जाओ कि राजस्थान की मुश्किल से 8 पॉलिसी नहीं आई है, 7 या 8, वो 7 से 8 पॉलिसी और 5-6 विधेयक, इनकी बारीकी से तैयार कर लो, संक्षिप्त नोट्स बना लो, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में सबसे अधिक प्रश्न वहां से आए हैं, यही एसआई में हुआ है। तो एक दिमाग लगाए कि मुझे यार करंट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस पे फोकस करना है। ऐसे नहीं कि हर कचरा पढ़ रहे हो, अरे पढ़ भी लोगे तो याद कैसे रहेगा मुझे बताओ। इसलिए वो बच्चे ज्यादा बेटर रहे जिन्होंने करंट की 250 पेज की किताब पढ़ी, और मैंने जो मार्च की, अप्रैल की 15-15 पेज की लाइनें भेजी, वो उन बच्चों के 1000% सही हो गए, 250 वालों के नहीं हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा चीजों को सीमित करो, रिवीजन बार बार करो, हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन से उनका चयन करो। अब ये फर्स्ट पेपर में एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी बता दी मैंने कि इन इन चीजों पे फोकस करो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आप खुद कर सकते थे, और आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी, आप खुद कर सकते थे, किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। और ये आदत बदल डालो कि वो कहेगा उसके अनुसार करूंगा। अरे ये आप दिमाग क्यों नहीं लगाते कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों बदलाव नहीं लाना चाहिए? अरे कौन बताएगा भाई। और इतना सोशल मीडिया पे डिपेंड मत रहो, आपका सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने चाहिए यदि आप गंभीर अभ्यर्थी हो। आपका मैक्सिमम टाइम और टाइम रीडिंग में, रिवीजन में होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस में होना चाहिए, कैसे चीजों को मैनेज किया जाए इसमें होना चाहिए। ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, कोई बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मान लो ग्रेड फर्स्ट का बच्चा ग्रेड सेकंड देना चाहता है, और उसको कम टाइम में वही चीजें पढ़नी है, क्या फोकस करेगा वो फोकस करेगा कि टीचिंग मेथड के 20 प्रश्न आएंगे, ये मुश्किल से कितने घंटे में तैयार हो सकते हैं? 6 से 7 घंटे। टीचिंग मेथड के 20 प्रश्न 40 नंबर के, मुश्किल से बता रहा हूं, यदि कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाता है, 6 से 7 घंटे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट 6 से 7 घंटे इसमें तैयार कर सकता है। अब वो 6 से 7 घंटे में क्या पढ़ेगा? स्पेशली 3 साल के आए हुए पीवाईक्यू, और जो मेन टॉपिक हैं उनकी जो विशेषताएं, विधियां, उनकी विशेषताएं, मूल्यांकन वाला प्रश्न, टीचिंग लर्निंग एड वाला प्रश्न, तो बहुत कॉमन सेंस है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मुझे ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ सकता। अब सब्जेक्ट में मुझे क्या देना है? अब सब्जेक्ट में मुझे देखना है कि एनसीईआर, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, उनमें जो टॉपिक्स हैं उनको मैं नहीं छोड़ूं। या मान लीजिए एसएसटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं? फिलोसॉफी है, पब्लिक एड है, ठीक है, ये ऐसे टीचिंग मेथड है, इनको नहीं छोड़ना, मुझे इन पे फोकस करना है, कम टाइम में तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत बड़े टॉप सब्जेक्ट हैं, मैं उसमें सब कुछ नहीं पढ़ूंगा तो भी काम चल जाएगा, वहां मैं 15% का मैटर पढ़ लूं लेकिन वहां पढ़ूंगा। ऐसे ही साइंस में बच्चा करेगा, वो एनसीईआरटी को बेस बनाएगा, या मॉड्यूल्स जो आपके नीट के मॉड्यूल्स हैं, एलन या कोई भी कोचिंग के, एक बार उनको निकाल लेगा, और उसमें भी ये देखेगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में वो टॉपिक पढ़ के जाऊं जहां से मैं, मेरे पर्सन सही होने के चांसेस हैं, मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक्स इतने अच्छे से पढ़ूंगा। 40% पे सिलेक्शन हो रहा है साइंस में। तो एक ये हिंदी में, ये संस्कृत में, इंग्लिश में, थोड़ा सा स्ट्रेटजी को फॉलो करो कि मुझे ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है,
और इसके दम पे मैं बहुत अच्छी स्थिति पा सकता हूँ। ये जो पूरे के चक्कर में तुम पढ़ते हो ना तो पूरा याद होता है, एग्जाम हॉल में जाके माइनर मिस्टेक करते हो, ऐसा लगता है कंफ्यूजन हो रहा है, यार ये पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। ये लगभग ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के साथ हुई है। आप ये मिस्टेक्स मत करिए। यदि आप सच में बहुत गंभीर अभ्यर्थी हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हाई स्कोरिंग टॉपिक चुनिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है, उनका बार बार रिवीजन कीजिए। आप ये देखिए कि आप कोई भी मॉडल पेपर दे रहे हैं, हमारी मान लीजिए साइकिल ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें आपका स्कोर क्या आ रहा है, कम आया तो गलतियां कहाँ की, नेगेटिव मार्किंग वाले पर्सन कौन से जिनमें बार बार गलतियां कर रहा हूँ, कथन कारण वाले पर्सन जैसे कौन से हैं जिनमें गलतियां कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा जब एनालिसिस करोगे ना और खुद के साथ वर्क करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। और बार बार बाहर मत देखिए, बाहर से कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन यहीं से होने वाला है कि पूरी ऊर्जा, पूरा ब्लाइंड फोकस अपने ऊपर कीजिए। चीज़ों को कैसे समेट सकते हो, कितने शॉर्ट चीज़ें पढ़ सकते हो, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं, उनको लेकर ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, उन्हीं को बार बार रिपीट कीजिए। और टेबल पे अनावश्यक कंटेंट हटा दीजिए। करंट को लेकर बड़ा मुद्दा, सर करंट में क्या पढ़ा? अरे करंट में इतना नहीं पढ़ना आपको, करंट इतना पढ़ना नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं होती है। केवल उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, और उसका भी स्पेशली 2 या 3 महीने कि मैं मार्च अप्रैल मई पे स्पेशली फोकस करूंगा। यद्यपि जनवरी फरवरी की भी कुछ चीज़ें जैसे पॉलिसियां वगैरह वो वहाँ की भी देखूंगा, लेकिन स्पेशली मुझे मार्च अप्रैल पे फोकस करना है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सब कुछ ना तो पढ़ा जा सकता और ना ही सब कुछ याद रहता है। तो ये मेरी कुछ सजेशन थे आप लोगों को, ये कीजिएगा। और बाकी कोई विशेष सवाल हो तो बताएं आप। सिलेक्शन ले सकते हो बेटा 50%, यदि आप अच्छे से कवर, 50% नहीं, मैं मानता हूं कि आप 70% सिलेबस को कवर करके चलिए। 70% में आप 50% ऐसा कवर करो जो बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से कवर करो। ठीक है, जिनमें आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लूंगा तो भी जरूरी नहीं मैं कर पाऊंगा, तो उनको छोड़ दीजिए आप। जैसे मैंने कहा, इंडियन पॉलिटी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, और हो सकता है वहां से पर्सन सही नहीं हो, तो उस पर ज्यादा टाइम मत खपाइए आप। देखो, नहीं होना ये चीज़ बताता है कि हमें फिर से और करना है। और मैं तो एक चीज़ बहुत विश्वास करता हूँ, मैंने महेंद्र सिंह धोनी को मैं बहुत पसंद करता हूँ एज ए क्रिकेटर। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी हम हारते थे तो ये सोचते थे कि कल कैसे जीतेंगे। ठीक है, और जीतने के बाद ये सोचते थे कि दोबारा कैसे हराएंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि कोई चीज में आप हार गए तो एक तो तरीका है कि आप निराश होकर बैठ जाएं, और एक तरीका है कि हाँ, अब हमें दोबारा कैसे जीतना है, तो हमें क्या बदलाव लेके आना है, क्या चीजें नई करनी है, कहाँ हमारी गलतियां हुई हैं। तो हम प्रतिदिन ऐसा करते थे, इसलिए अगली टीम को हरा पाते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, हार से मायूसता आती है, निराशा होती है, लेकिन हम कम बैक कैसे करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा विश्वास रखें, चीज़ों को समेटें, बहुत अच्छे से करें। कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ आजकल कि यदि आप अच्छे से डिसिप्लिन को जी गए, थोड़ा सा फोकस कर गए, ब्लाइंड फोकस कर गए, तो चीज़ें कर जाओगे। बाकी जितनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लोगे उतना ही प्रॉब्लम है। नई व्याख्याता भर्ती मुझे लगता है बजट में आनी चाहिए। बजट से पहले मुझे संभावनाएं कम लग रही हैं। घबराहट होना बेटा कोई गलत नहीं है, घबराहट होगी, होनी भी चाहिए। घबराहट घबराहट होना इस बात का प्रतीक है कि तुम सिलेक्शन के प्रति गंभीर हो। बट घबराहट को दूर करने का तरीका है सिलेबस, टाइमली चीज़ों को कवर करो, रिवीजन करो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है, कम टॉपिक पढ़ो लेकिन उनको अच्छे से पढ़ो, ये जरूरी है। पीटीए एग्जाम बेटा आपकी है, उसके बारे में ये सेकंड ग्रेड वाली सेम स्ट्रेटजी लागू होती है। तो पीटीए के बारे में अलग से पर्टिकुलर बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपने फिजिकल एजुकेशन वाले पार्ट पे फोकस करें। बाकी जीके वाला तो सेम है, साइकोलॉजी सेम आपकी। टॉपिक्स का रिवीजन मैक्सिमम करो। मैं कह रहा हूँ कम पढ़ो लेकिन रिवीजन मैक्सिमम करो। जितना रिवीजन होगा, मैं मतलब 5 या 7 बच्चे तो ऐसे थे जो मेरे मतलब हमारे पर्सनल बैच के थे, मैंने उनसे बात की तो एक उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ और सेलेक्ट भी हो जाएंगे। सर उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोली कि सर हमने रिवीजन पे बहुत फोकस किया, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर नहीं किया, बट जो किया ना कि साइंस में 3 ही टॉपिक पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। ठीक है, करंट जो भी पढ़ा वो ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन वो उनको अच्छे से पढ़ा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये मतलब ये सिलेक्शन का बहुत बड़ा बेस बनता जा रहा है कि कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। रिवीजन जितना बढ़िया होगा उतना ही होगा। शॉर्ट नोट्स बेटा नहीं बना सकते तो शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम मत खराब करो। अब शॉर्ट नोट नहीं बन सकते, अब केवल एक ही काम कर सकते हो कि चीज़ें पढ़ रहे हो अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है, मेन मेन चीज़ें जो आपको लगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन कर लिया। तो अब शॉर्ट नोट्स बनने का टाइम जा चुका है।
अब तो ये है कि बेसिक अंडरलाइन करो, जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, लगभग बच्चों ने आपने पढ़ रखी हैं, पहले ही कोई नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को पढ़े। दूसरे के किसी के शॉर्ट नोट्स मत पढ़ना, अपनी अंडरलाइन कर लेना चीज़ों को, कम टॉपिक्स पढ़ना, 2 या 3 साल से ज़्यादा पीवाईक्यू मत देखना, उनको बार बार रिवाइज करो। साइकोलॉजी में तो मैंने स्पेशली जो अपनी ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसमें मैंने स्पेशली कहा है कि 22, 23, 24, 25 के देखो, और उसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करो तो फर्स्ट ग्रेड की पर्सन भी देखना और सेकंड ग्रेड भी देखना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, इन तीनों के पेपर आरपीएससी बनाती है, लगभग सेम सेटर होता है। तो इन तीनों के पेपर देखो, केवल सेकंड ग्रेड के मत देखो। ये बच्चे कहते हैं सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी की बुक, नहीं, सेकंड ग्रेड नहीं, फर्स्ट ग्रेड, इसके लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन तीनों के पेपर 3 साल के, आप जो मैंने जो कॉमन अपनी ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसमें तीनों के पेपर देखो आप, उससे समझ बनेगी। साइकोलॉजी बुक इनफ है, बस पीवाईक्यू 3-4 साल के देख लेना बेटा। करंट के 1-2 सेशन ले लूंगा मैं, चिंता ना करें। मैं मार्च और अप्रैल के राजस्थान के संदर्भ में 1-2 इंपॉर्टेंट पीडीएफ दोबारा से शेयर कर दूंगा, ये भी मैंने शेयर की थी, बट दोबारा से मैं उनमें थोड़े और डिटेल्स डाल के शेयर कर दूंगा। क्या पता संजोग बैठ जाए, ईश्वर का आशीर्वाद है, इस बार छोटी सी फाइल से इतने प्रश्न आ गए, तो कई बार हो जाता है, तो मैं मेहनत करूंगा एक बार दोबारा से आपके पास 20 जून के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको डाल दूं। और चीज़ें कुछ साइकोलॉजी की मैराथन, मैराथन तो क्या, मैं पीवाईक्यू बेस एक क्लासें ले लूँगा कुछ कुछ, बाकी ज़्यादा मेरा मानना है कि आप रीडिंग करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच।